कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी एंड अप्रोचेस फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती थी आपकी? सर मैथ्स के लिए तो स्ट्रेटेजी थी कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बस जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स में स्कोर ऐसे ही बढ़ता है। रीजनिंग में सर ऐसा होता था कि रीजनिंग में मॉक टेस्ट लिखता था मैं। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मेरे फंस गए, जो मुझे नहीं आते, उसको मैंने सेपरेट कॉपी में लिखा और बस उन्हीं को प्रैक्टिस करता गया। रीजनिंग मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी थी, वैसे ही इंग्लिश मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी थी क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से था। तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हम कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। तो मैं उनको यही सजेशन देता हूं कि देखिए, ग्रामर, वोकैब, ये सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश को समझना कि जो ऑथर कहना क्या चाह रहा है, कन्वे क्या करना चाह रहा है। जैसे कि हमारे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो वोकैब, ग्रामर के रूल्स आपको टोन नहीं बता सकते, उसके लिए आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर का नाम ही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरी तो इंग्लिश ठीक थी, लेकिन मैं जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर टॉपर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि आप इंग्लिश पे भी इक्वली उतना ही ध्यान दीजिए, रीडिंग पे, इंग्लिश रीडिंग पे, जितना आप वोकैब और स्टैटिक पार्ट पे देते हैं। ये लोगों की थोड़ी सी गलती हो जाती है, उनको लगता है कि वोकैबुलरी याद कर लिया तो मतलब इंग्लिश कंप्लीट है, लेकिन जो एक मेजर पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का रहता है वहां पर थोड़ा हम इग्नोरेबल हो जाते हैं। चलो ठीक है, चल जाएगा, काम चला लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है एक अपने आप में सही माइंडसेट है। यस सर। ठीक है, तो लेकिन बिगनर एक करे, जैसे मानो कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ एग्जाम्पल, या मेरी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं अपना कॉम्प्रिहेंशन कैसे सुधारूं? सर देखिए, मैं किसी को भी, अगर कोई बिगनर है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सीधे न्यूज़पेपर पे जंप कर जाओ, द हिंदू या किसी पे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश होती है वो लेवल अबव होती है। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे 2 दिन, आप थक जाएंगे, उसके बाद आप शायद छोड़ भी दें इंग्लिश पढ़ना। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है, मैं चेतन भगत जी की बहुत नॉवेल्स पढ़ता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी नॉवेल का फ्लो होता है, जो उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है। और वेब सीरीज तो हम नई जनरेशन के लोग हैं, हम सब वेब सीरीज देखते हैं, मैं भी देखता था। मैं तो स्पेशली इजरायली वेब सीरीज देखता था, तो हमेशा सबटाइटल ऑन रहते थे इंग्लिश के। बिना किसी सबटाइटल ऑन किए मैं कोई वेब सीरीज देखी ही नहीं आज तक। तो हमें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें इंग्लिश ढूंढनी पड़ेगी। आप न्यूज़ देखिए तो इंग्लिश में देखिए, वेब सीरीज देखिए इंग्लिश में देखिए, कोई भी नोवेल उठा लीजिए, अब छोटे 6th क्लास की बुक पढ़ लीजिए, 7th क्लास की, शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। 3-4 महीने, 5 महीने लगेंगे, लेकिन फिर जो रिजल्ट मिलेगा ना सर, सो यू विल नेवर लुक बैक। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं यार, मतलब ठीक है, पहले दिन ही जोश जोश में हिंदू उठा लिया, पढ़ा, पहला पन्ना समझ में नहीं आया, किसी ने कहा था ट्यूटोरियल पढ़ लो, दूसरे दिन से पटक के बैठे हुए हैं। तो ये एक सही माइंडसेट मतलब नहीं है आपका। ये कहना है कि कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हाँ, थोड़ा 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 करते करते जो है एक समय आएगा कि आप ट्रैक पर चले आएंगे। बिल्कुल। तो जैसा आपने चेतन भगत के नॉवल के बारे में कहा, तो कोई एक नॉवल आप बताइए जिससे बच्चे शुरू कर पाए। सर मेरे ख्याल से जो सबसे इंटरेस्टिंग नोवेल होगी वो होगी वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, हाँ, जो भी रिसेंट में आई है। हाँ, नहीं हो गया, टाइम हो गया। वो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया नोवेल है वो। उसका डिस्क्रिप्शन ये ना, मतलब येलो कलर का हल्का सा कवर है और रेड में लिखा हुआ है। हाँ, वन अरेंज्ड मर्डर, हाँ मैंने वही थोड़ा है। सा पढ़ा हुआ है, और शायद उसके ऊपर में एक मतलब वीडियो भी है ऑनलाइन में, जो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है, वेब सीरीज करके भी है। हाँ सर। चलो बढ़िया है। तो भाई इन्होंने बताया और आप उससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बस खरीद के लाकर रखना नहीं है, मतलब उसको पढ़ना भी है सर। हाँ, कसम खा लो चाहे जिसकी भी खानी पड़े, लेकिन पढ़ना है। तो ये तो आपने कहा कि मैथ्स का, इंग्लिश का, और अभी तक आपने रीजनिंग का बताया। जीएस अभी भी लेफ्ट है। तो उस बच्चे का जो एक सवाल था कि जो तरीका था वो क्या था, तो जीएस को लेकर तरीका क्या था आपका? सर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने कभी भी ये फोकस नहीं रखा कि मैं अपने जीएस 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, ये एनालाइज किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे स्टैटिक के टॉपिक्स मिल गए, मुझे जो थ्योरी वाली जीएस होते हैं उसके टॉपिक्स मिल गए, जैसे डायनेस्टीज हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। इनके क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं। तो मैंने लूसेंट पढ़ी है, पर मैंने पूरी लूसेंट नहीं पढ़ी कि हर एक पन्ना, हर एक पेज, हर एक डेट, टाइमलाइन याद कर लियो। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से पढ़े हैं। और मेरा हमेशा का ये मानना है कि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी और प्रीवियस ईयर नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो आपको प्रीवियस ईयर करते रहना है, टॉपिक करते रहना है। कुछ कुछ ये टॉपिक आपको हर जगह एनालिसिस में मिल जाएंगे, तो आप स्टैटिक के करिए। और बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को मैंने एज पर माई एनालिसिस एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंस दी थी। अच्छा। क्योंकि सर मैंने सीजीएल का पेपर दिया था 23 में, उससे पहले सीपीओ का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। स्टेनो का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 23 में जो वो करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो 22 की पूछ रहे हैं।
तो मुझे बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीजीएल में भी 22 की पूछेंगे, और उन्होंने पूछी भी 22 की ही थी। क्या बात। तो अब ये होता है ना कि कहते हैं 6 महीने की पढ़ लो, 1 साल की पढ़ लो, तो मेरे केस में तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे लिए तो वो फ्रूटफुल रहा। तो जीएस में आपका स्कोर क्या था, प्री में कितना था और मेंस में कितना था? सर कितने क्वेश्चन सही किया आपने? मतलब सर मेंस में तो 25 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, और प्री के क्वेश्चन सर मुझे अभी याद नहीं है कितने सही थे। याद नहीं है, तो मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपने किया हाँ। कि भाई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ सर, फालतू की सरदर्दी नहीं लेनी, काम काम की बातें जाननी है, हाँ ठीक है, और उस तरीके से उसको पढ़ना है। बिल्कुल सर। तो स्टैटिक के कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ पर्टिकुलरली कि हाँ ये तो करके जाना ही जाना है, ताकि बच्चे थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर पाए, उनको लगे कि हाँ क्या पता हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको स्टैटिक के 10 ऐसे टॉपिक जो कि बच्चों को करना ही चाहिए? साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलेज, सेम उसी तरह फिजिक्स में फिजिक्स के फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए, और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको प्रीवियस में कर लेनी है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो गया। मतलब सारे नहीं करने, बट जो पीछे प्रीवियस ईयर, हाँ वो कर लेनी है। उसके बाद आपको फोक डांसेस करने, क्लासिकल डांसेस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसके प्रीवियस ईयर भी करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि पूछ क्या रहे हैं वो लोग। उसके बाद सर जो अगर हम बात करें, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं, वो करने हैं। फेमस पर्सनालिटीज कह सकते हैं, हाँ ऑबिचुरीज कह सकते हैं, फेमस पर्सनालिटीज, या बुक्स कह सकते हैं। बुक्स भी आप पढ़ें तो रीसेंट वाली बुक पढ़ें, या बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ें तो रीसेंट वाले, या फिर वो जिनको बहुत ही हाईली एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रखा है कोई, या जो इंडिया के नोबेल रिसिपिएंट्स हैं, वो पढ़ लें आप। और थोड़ा सा साथ में हर साल का जो अवार्ड होते रहता है, फंक्शंस होते रहते हैं, जिसको आप करंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि जैसे मानो कि अभी हमारा ऑस्कर अवार्ड हुआ, या फिर उसके अलावा काफ़ी सारे ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, पैरा ओलंपिक्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, तो उनमें भी अवार्ड्स मिल रहा होता है, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, तो ये सभी चीज़ें भी हम थोड़ा कवर करके जा सकते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, प्राइज मनी कितनी है, कब स्टार्ट हुआ था, एक तरीके से, तो ये भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, बहुत शानदार। तो उस बच्चे का पहला सवाल तो कंप्लीट हो गया। दूसरा ये था कि हाउ टू लिमिट आवर रिसोर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, कि तैयारी के दौरान अपने संसाधन को कैसे कम रखा जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को लेके, लेकिन जैसे आपने कहा ना जीएस में लेकर कि सर लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें बाकी सबसे के लिए क्या रहेगा आपका कहना? सर लिमिटेशन हम तभी समझ पाएंगे जब हम सिलेबस और एनालिसिस समझ पाएंगे। अगर हमने ब्लूप्रिंट बना लिया है अपनी पढ़ाई से पहले, हमें पता है कि अगले 6 महीने हमें क्या पढ़ना है, तो लिमिटेशन हम खुद ही बना लेंगे। और सर एक्चुअली मैंने क्या देखा है ना, बच्चे तैयारी करते हैं स्टार्ट, फिर कोई टीचर आता है अपना बैच लेके, वो कहता है कि मैंने जितने क्वेश्चन करवाए थे वही सारे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो क्या होता है हम भटक जाते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं टीचर पे, मिड ऑफ द कोर्स हम छोड़ के दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना रहता है कि आप एक टीचर को पकड़िए और उसी का हाथ पकड़ के आप एंड तक जाइए, वो आपकी नाव पार लगा देगा वही टीचर। तो ऐसे ही लिमिटेड हम सोर्स कर सकते हैं अपने, ज़्यादा शिफ्ट ना करके हम अपने आप को लिमिट कर सकते हैं। या फिर जैसे किताबों के भी मैटर में हम कह सकते हैं कि आज कोई और पीडीएफ, कल कोई और पीडीएफ, कल कोई और पीडीएफ, इतना ना स्विच करके पहले जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, पहले उनकी शीट को लगा लो, उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर कमांड करो। फिर अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा सोर्सेज पे मूव करने हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा इनका सवाल था हाउ टू बूस्ट मार्क्स इन मॉक टेस्ट। सर एक कहावत है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर आज मैंने मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए मेरे 25 क्वेश्चन गलत हैं, तो मैं क्या करूंगा, आज के आज ही वो 25 क्वेश्चन कॉपी में लिख लूंगा, याद कर लूंगा, और मैं आज ही मेक श्योर कर लूंगा कि कल अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूं और कल ये 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कल वो 25 क्वेश्चन मेरे गलत ना हो। आज 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कल 24 होंगे, एक टाइम 20 होंगे, 10 होंगे, तो ये नंबर डिक्रीज होता रहेगा और हमारे जो मार्क्स हैं वो अपने आप बूस्ट होते रहेंगे। हाँ सर। उन गलतियों को कैसे सुधारें? आपने कहा कि सर गलतियों को कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है, मेरी गलतियां ज़्यादा हो रही है, मैं कैसे उसको कम करूँ? जो जहाँ पे हम फंस रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम फंस रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को अपनी टॉपिक कॉपी में लिख लिया, उसको उसके जैसे 5 क्वेश्चन तुरंत के तुरंत और कर लिए, सुधर गई गलती। इतना ही होता है गलती सुधरने में। अच्छा, मतलब जो पार्ट हमारा वीक हो रहा है हम उसको किसी भी तरीके से पढ़ लें। सोर्स चाहे कैसे भी रहे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ उसको पढ़ के खत्म करो। हाँ सर, ठीक है, ताकि दोबारा वो गलती ना हो, पेपर में कहीं पर वो गलती ना आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। उसके बाद में और भी सवाल हैं हमारे पास में, थोड़ा सा अगर हम पूछे तो साहिल चक्रवर्ती करके, जिन्होंने आपकी वीडियो पे कमेंट किया है कि हाउ टू मैनेज टाइम ऑन मॉक इन द स्टार्टिंग फेज। ठीक है, पहला सवाल है, एंड व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर स्टार्टिंग अ मॉक टेस्ट। ये 2 सवाल हैं इनके।
सर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है तो जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप फुल मॉक टेस्ट की तरफ प्रोग्रेस करिए। ठीक है। उससे पहले आपको मॉक देने हैं, लेकिन सेक्शनल मॉक देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मॉक देने हैं। ठीक है। तो ये रहा कि हमें मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और जहाँ तक की टाइमिंग की, तो देखिए अगर आप पहला मॉक टेस्ट देंगे तो ये ऑब्वियसली सबके साथ होता है, हम नहीं कर पाएंगे टाइम में उस कंप्लीट, लेकिन ये विद प्रैक्टिस हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो ये विद प्रैक्टिस चीज़ें होंगी जिसमें हम देते रहेंगे मॉक टेस्ट, तो हमारा टाइम अपने आप कम होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम 5 मिनट पहले भी पेपर खत्म करके बैठ जाएंगे। तो इट नीड्स प्रैक्टिस एंड टाइम एंड पेशेंस। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है। एक बच्चे का सवाल है, सर्वेश प्रताप सिंह करके हैं। उनका सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर जीएस एंड विच बुक यू एडवाइज अस इन आवर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी 2024। कि सीजीएल या एसएससी 2024 के लिए आप हमें जीएस के लिए कौन सी किताब रेकमेंड करते हैं? सर तो पहले तो मैं बोलता हूँ, अगर आपने बैच लिया है तो आप टीचर से ही पढ़िए, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप टीचर से ही पढ़िए। उसके अलावा कुछ लूसेंट है जैसे, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, आप उसको करिए, लेकिन वही बात है सर, आपको सिर्फ सेलेक्टिव रीडिंग करनी है लूसेंट से। ठीक है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर लगाइए, उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, बस ये बहुत है, इतनी बुक्स। ज़्यादा आपको अपने रिसोर्सेज को वास्ट नहीं रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। एक सवाल है मोहम्मद आसिफ हसन करके हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल एंड अदर एसएससी एग्जाम्स, सो आई वांट टू नो व्हाट इज द मिनिमम टाइम और आवर दैट वी विल हैव टू बी गिवन टू पास द 2024 एग्जाम। कितना समय देना चाहिए? सब मेरे तो ये मानना है कि हफ्ते में 6 दिन, दिन में 6 घंटे, और ये 6 महीने तक कर लीजिए आप। आपका 6 का रेशियो लेके चलिए आप। दिन के 6 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, हफ्ते के और साल के 6 महीने आप पढ़ लेंगे तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आप सिलेक्शन के जस्ट पास में होंगे। क्या बात है। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है। तो मतलब 6 का रेशियो आपको फॉलो करना है। क्या बात है। हाँ, चूँकि देखिए आपने क्लासेस ली हुई हैं, तो एक इनका सवाल है, जतिन करके हैं, कि कॉन्ग्रेट्स भैया, मैं मैथ्स चैंपियन 7.2 बैच में एनरोल हूँ, और एज माई क्वेश्चन इज कि मैथ्स कंप्लीट करने के बाद बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, और क्या क्लासरूम शीट प्रैक्टिस लगाने के बाद भी हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट जीके एंड जीएस, मतलब ऐसे करके इनका है। तो सर एक तो कोई बच्चा अगर 100% शीट लगा लेगा तो बस वो एनफ है, वो मोर देन एनफ बोलूँगा मैं तो उसको। इसके अलावा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिया ठाकुर करके हैं। उनका सवाल है कि माय क्वेश्चन इज टू हाउ टू फोकस, क्रिएट ऑन स्टडी डेडिकेटली, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन बेसिक टू एडवांस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। की आसान भाषा में कहे तो पढ़ाई करते वक्त फोकस कैसे मेंटेन करें? सर फोकस तो मैं एक चीज़ करता था, जैसे कल कोई भी मुझे चीज़ पढ़नी है तो उसको आज मैंने एक चिट में लिख लिया, अगले दिन मैं टिक मार्क करता था। तो उससे क्या होता था सर कि जब मैं हर शाम को देखता था कि मेरे इतने टॉपिक इनकम्प्लीट हैं तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था। फिर वो टाइम के साथ क्या होता है, बुरे लगने से वो अंदर से शर्म आने लग जाती है कि यार हम कुछ कर ही नहीं रहे। वैसे हम कहते हैं हमने 6-7 घंटे पढ़ाई कर ली, वैसे हम कह रहे हैं कि हमारे ये सारे चेक बॉक्स तो चेक ही नहीं कर रखे हमने। तो ये जो फोकस होता है ना सर, और ये इन्हीं चीज़ों से बढ़ता रहता है। तो जब आप कर लेंगे इसको हफ्ते 10 दिन में बाद, तो आप खुद देखेंगे आपका फोकस भी बढ़ रहा है। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं कि आप रील देख रहे हैं बैठ के मोटिवेशन वाली, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ भाई करो। और एक जो बेरोजगारी होती है ना सर, वो खुद ही धक्का दे देती है इंसान को, और फोकस तो वो खुद सब कुछ खुद ही ले आती है। एक और सवाल यहाँ पर है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहे? सर सेल्फ डिसिप्लिन का अगर किसी को रहना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए। आप अपने सुबह से लेकर शाम तक एक रफ प्लानिंग आपके हाथ माइंड में, बैक सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। सुबह रनिंग पे जाना है तो जाना है। जब भी आप खाली बैठेंगे तो आप इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। अगर आप खुद को इन्वॉल्व रखेंगे चीज़ों में, फ्रूटफुल चीज़ों में, तो आप कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, आप डिसिप्लिन ही रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज रखो, जैसे मानो कि जॉगिंग कर रहे हो या शाम को खेलने की आदत लगा ली, मतलब एक फिक्स रूटीन हो आपका। कोई एक भी टास्क अगर आपने रूटीन वाइज कर लिया तो बेहतर है। ठीक है। एक बच्चे का यहाँ पे सवाल है कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसी की और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, पूरा बिगनिंग से बताइए। सर तो स्टार्टिंग में तो मैंने अपने फाउंडेशन डेवलप कर लिए थे खुद से, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये एनफ नहीं है एग्ज़ाम के लिए।
तो उसके बाद मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी थी, जो आपकी जितनी भी मैराथन वीडियोस है ना, टॉप 60 डेज 60 मैराथन वाली, वो मैं सारी कंप्लीट कर ली, सारे नोट्स बना लिए। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब थ्योरी पार्ट मेरा हो चुका है, फिर सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी थी। फिर मैंने जैसे बताया, मैंने एक कॉपी बना रखी थी, उसके स्टार्टिंग में मैंने वो फॉर्मूले लिख लिए थे जो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं फंस सकता हूँ, लेकिन उसमें सारे फॉर्मूले नहीं लिखे थे मैंने, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी थी। तो मुझे ये था कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करनी चीज़ें, मैं सिर्फ वही चीज़ लिखता हूँ जो मैं आगे भूल सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है डर कि ये मुझे एग्जाम टाइम में परेशान कर सकती है। और फिर मैं मॉक टेस्ट देता गया, जो भी क्वेश्चन मेरे से फंस रहा था जहाँ भी, मैंने उसको लिख लिया कॉपी में, और नहीं तो मैंने वो कॉपी को एग्जाम से पहले 5 से 6 बार पढ़ लिया था। और कुछ क्वेश्चन जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, वो जब भी आते हैं हमें लगता है कि यार बस पता नहीं क्या ही हो गया, भूल ही गए अब तो, वो कम से कम मैंने 20 से 25 बार पढ़ लिए थे कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये तरीका लगाना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये तरीका लगाना है। तो मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया था। इंस्टॉलमेंट से मुझे याद आया कि सीजल 2022 के शायद ऑल इंडिया रैंक 2 भी थे, उन्होंने कहा था कि सर ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की वीडियो हमने आपकी देखी थी। देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। यहाँ पे कई ऐसे टॉपिक होते हैं ना जहाँ पर आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि यार अगर ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ी दिक्कत है, तो अपने तरीके बना लिए, सीख लिया, वीडियो से टाइप जान ली। मैं भी पढ़ाते वक्त इन्हीं बातों का ध्यान देते रहता हूँ कि मुझे भी पता है। जैसे आप अगर बात करोगे, कई बार प्रोबेबिलिटी के कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर फिक्स है, अगर मानो कि विथ रिपीटेड नॉन रिपीटेड ऐसे करके हो गया, सॉरी रिप्लेसमेंट नॉन रिप्लेसमेंट करके हो गया, तो कई ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पर या तो तुम रट लो, कई ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पर समझ लो और फिक्स पैटर्न बने हुए उनको आप याद करके बैठ जाओ, ताकि पेपर में ज़्यादा दिमाग उतनी लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अलजेब्रा के कुछ टाइप हो गए। अब जैसे एक वो पैटर्न है a+1/a बराबर 1, b+1/b बराबर 1, तो c+1/c बराबर 1 याद रखना, उसी को इस बार बदल के क्वेश्चन में दे दिया। तो कुछ टाइप आपको अपने बना के रखने पड़ेंगे। दूसरी बात जिन्होंने अच्छी बात कही वो ये कही कि मैंने अपने नोट्स बनाए। तो देखो मैथ्स में इन्होंने पूरे नोट्स नहीं बनाए, एक एक चैप्टर की नोट्स नहीं बनाई। बच्चे पूछते हैं कि क्या तैयारी करते हो पूरे नोट्स बनानी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि आपको उतना टाइम देने की आवश्यकता है। जो ओवरऑल जिस्ट है आप उसको कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला बुक इनके पास था, कुछ बातें इन्होंने और पढ़ी, मॉक टेस्ट में इनको और जानकारी मिली, वो इन्होंने पूरा का पूरा लिखा और एक अपना वेल पेपर जो है वो जिस्ट तैयार कर लिया। क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगता है जब मैं भी पर्टिकुलरली पेपर देने जाता था, तो डीटीसी बस में हूँ मैं, ऐसे वो पाइप पकड़ लिए मैंने और अपने वो शीट्स ले लिए और बस उनको रिवाइज किए जा रहा हूँ। मतलब लास्ट टाइम में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में आपके पास कुछ ऐसा हो जिसको मल्टीपल रिवाइज करके आप जाओ और जिसपे कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो। बिल्कुल सर। चलो बहुत शानदार। तो एक बच्चे का सवाल है कि सर रिविजन कैसे करें। मुझे लगता है कि नया चैप्टर पढ़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है और पुराना चैप्टर पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, और ये फ्रिकिन करके कोई हैं, उनका ये सवाल है। तो रिविजन करने का सही तरीका क्या है? सर मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे था, तो मैं जैसे आज रात मैंने कोई सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अगले सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेता था। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, तो रिवीजन में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेंगे, और वो मुझे लगता है इन्वेस्ट करने चाहिए हमें। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो हमने नहीं पढ़े वो हमें ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसा कि इन्होंने भी कहा, लेकिन वो ये ना कि सर रिविजन करेंगे हम तभी एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी। तो नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिर्फ 15-20 मिनट दे दें अपने रिवीजन में, तो हम ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। मतलब रिवीजन करने के लिए तुम्हें 4-5 दिन लेके सिर्फ रिवीजन नहीं करना, लेकिन ये है कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो या फिर मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो पिछला एक बार पढ़ के बढ़ो। ठीक है, ये आप लास्ट डे का पढ़ लो, ना कि पूरे महीने का लेके बैठो। या तो फिर आप मंडे से सैटरडे तक पढ़ सकते हैं, संडे को सिर्फ रिवीजन डे रखिए, पूरे हफ्ते का रिवीजन संडे को करना है आपको। ठीक है। इन सब सवालों के अलावा मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, आप ये बताइए कि सीजन में आपने एमए पोस्ट क्यों लिया? सर मैं जो हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा से ये रहा था कि एक वर्ल्ड टूर मारना है। ठीक है। लेकिन उसके बाद तुरंत आवाज़ आती है, भाई तू तो मिडिल क्लास से है, तेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस पोस्ट पे जाता हूँ तो मैं गवर्नमेंट में भी सर्व कर सकता हूँ, अपनी इफेक्टिवनेस जो होती है, सर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिलूंगा, गवर्नमेंट के लिए सर्व करूँगा, साथ साथ फ्री टाइम में अपने मैं पूरे वर्ल्ड को भी रोम कर सकता हूँ। इसलिए मुझे एमए मेरी प्रायोरिटी थी हमेशा से। एमए के बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मुझे लगता है उसके बारे में तो आपको पता भी होगा। हाँ ठीक है। तो उन पर्क्स में आपको सबसे ज़्यादा पर्क मतलब कौन सा अट्रैक्टिव लगता है घूमने के अलावा? सर सबसे अट्रैक्टिव मुझे ये लगता है कि फैमिली सिक्योरिटी रहती है, और जो जैसे आपकी वीडियो देखी थी मैंने, उसमें आपने बताया था कि अगर आपके बच्चे ने 12th इंडिया से कर रखी है, 50% है,
तो कुछ NITs में रिकमेंडेशन से एडमिशन हो सकता है उसका, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में कोलैबोरेशन होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा तो फ्यूचर सिक्योर है, नेक्स्ट जनरेशन भी मैं सिक्योर करके चल रहा हूँ कहीं ना कहीं पर। ये वास्तविकता है। असल में क्या है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हैं और अगर आपकी पोस्टिंग फॉरेन में है, तो जब आप वहाँ से इंडिया में आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो IIT NIT में हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी फुल डिटेल वीडियो बता रखी है कि वो होता कैसे है। ऐसे नहीं कि गए लो भैया हमारा बच्चा है और एडमिशन ले लो, तो ऐसे नहीं होता है। कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं वहाँ पे और उसके भी एक प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में अभी तक बैठी है। हाँ। चलो बहुत शानदार, अच्छा लगता है। चलो बच्चों को याद रहे तो चीज़ें। तो फाइनली अब आप कंट्री कौन सा चूज़ करने वाले हैं? सब पहले तो मैं इंडिया ही चूज़ करूँगा। उसके बाद अगर मुझे ऑप्शन मिलता है कि फॉरेन पोस्टिंग कहाँ लेना चाहते हैं तो मैं यूरोप चूज़ करूँगा। यूरोप में कौन सी कंट्री, कोई एक तो स्पेसिफिक होगी? सर यूरोप में सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा फ्रांस में, और उसके बाद तो सर यूरोप में होता है ना एक कि आप ओपन बॉर्डर्स हैं, अगर आप कहीं भी पोस्ट लें तो आप पूरी यूरोप घूम सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज एक्सेप्शन भी चल रही हैं अभी, तो मैं यूरोप ही जाना चाहूँगा। हालांकि देखिए अभी डायरेक्ट आप यूरोप नहीं जा सकते हैं, उसके भी प्रोसेसर्स होते हैं। ME में पहले आपको 2 साल 2.5 साल तक आपको सर्व करना पड़ता है अपने सिटी में। जैसे दिल्ली में है तो आप दिल्ली में सर्व करेंगे। उसके बाद में डोजियर आता है फॉरेन जाने के लिए, और जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है कि हाँ हम इस कंट्री में जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर रहता है, पर्टिकुलरली X सिटी X कंट्री Y कंट्री Z कंट्री इस तरीके से करके, और एक सर्टेन एज के बाद में जो है आप अलग अलग कंट्री में स्विच कर सकते हैं। या तो वो हो, नहीं तो कोई दूसरे कंट्री में कोई एक पर्सन बैठा है जिसको दिल्ली आना है और आपको दिल्ली से वहाँ जाना है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप स्विच कर सकते हैं। उस तरीके से भी रहता है। और फॉरेन पोस्टिंग की बात बता दें तो कभी फॉरेन पोस्टिंग परमानेंट नहीं होती है। आप कभी ये मत सोचे कि अगर हम एक बार पोलैंड चले गए तो वहीं पर फिक्स हो गए, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, दूसरों को भी मौका दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अलग अलग कंट्री स्विच कर सकते हैं। पक्ष भी होते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में है तो एक पोस्टिंग में आपकी वाइफ को मतलब कुछ महीनों की जो है वो लीव दे दी जाती है ताकि वो आपके साथ में रहे और आपका सेटलमेंट करा पाए। तो ME के काफ़ी सारे पर्क हैं और इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अभी आई बटन पे जो है आप क्लिक करेंगे तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विशाल लास्ट में बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे, मतलब किस तरीके से वो तैयारी करें कि वो अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ, और कुछ एक कंक्लूडिंग कोट्स आपकी तरफ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सर मेरा तो ये कहना रहता है, कोई बिगनर है तो सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले एक ब्लूप्रिंट बना ले, एनालिसिस कर ले, ताकि उसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे कि उसको अगले 6-7 महीने करना क्या है, पढ़ना क्या है उसको। और साथ साथ मेरा ये रहता है कि आपको बहुत नहीं पढ़ना, फेक मोटिवेशन के चक्कर में, इंस्टा के मोटिवेशन के चक्कर में आप ना आइए। 14 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता है, एक लंबी रेस है, इसमें आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी और एक लिमिटेड मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हर रोज़ 6-7 घंटे भी कर रहे हैं, 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ सर मैं, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, या SSC आपका टाइम मांगती है, आप थोड़े पेशेंस शो करिए और बस कंसिस्टेंसी रहिए। आप बीच में डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। 24 में आप झंडे गाड़ देंगे सर। एक चीज़ उन्होंने कहा ना, SSC पेशेंस मांगती है, बात ध्यान रखना। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि BPSC निकालना आसान है, हाँ। SSC निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ सर, ये तो है। कई बार जब एक एस्पिरेंट टूट जाता है ना 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद में, तो ऐसा लगता है यार इससे बढ़िया तो UPSC की तैयारी कर ली होते हैं। तो ये थोड़ा पेशेंस वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है और हर जगह पे ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंस आपको अपने समाज के तानों से रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको अपने फेलियर से भी रखना पड़ेगा। एक चीज़ लेकर थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा कि भाई करेगा एक दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आएगा एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें हम अपने आप को बेहतर करके दिखाएंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि 14 घंटे वाकई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यार शरीर टूट जाता है। मैं कई बार बोलता भी हूँ बात कि तुम एक दिन में जोश में 14 घंटा पढ़ लोगे, दूसरे दिन पढ़ने के लायक भी नहीं बचोगे। उससे बढ़िया यहाँ पर यह है कि 8 से 10 घंटे की अपनी पढ़ाई करो ओवरऑल मिला के। जैसे उन्होंने कहा 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, बट मैं उसमें कोचिंग को भी इंक्लूड करूँगा। ठीक है, कि आप ओवरऑल 8 से 10 घंटे की जो है वो मिलाकर आप पढ़ाई करिए। और अगर आप डेली इतना पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो तैयारी भी ईमानदारी भरी हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ क्रिकेट का स्कोर चल रहा है, हॉटस्टार लगा रखे हैं और उसके बाद में जो है पूरी की पूरी तैयारी कह रहा है। सवाल तो बना रहे ना, देखिए ना कैसे होता है। तो वो कोई तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा विशाल आपसे इंटरव्यू करके, और बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी बच्चों का आंसर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आज आपकी जो बात है वो कई सारे बच्चों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली है। और आज पूरा भारत आपको देख रहा है, ठीक है, और काफ़ी लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। आज आपके पूरा परिवार जो है वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा होगा। तो अपने फैमिली के लिए एक मैसेज।
जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी मम्मी पापा से वादा किया था कि टाइम लगेगा पर होगा ज़रूर, और आज मुझे बहुत प्राउड फीलिंग है कहते हुए कि हाँ मैंने कर लिया ये चीज़। तो फाइनली यू डिड इट, और फैमिली भी काफ़ी खुश है। खुश है सर। तो अब 2 साल के बाद फॉरेन की प्लानिंग हो रही है सर। ठीक है। सजेशंस कंट्री के कुछ मेरे से भी ले लेना, मैं भी बता दूंगा। ले लेंगे सर, आपके साथ ही चलेंगे सर। साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। चलो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूं मैं करवा दूंगा। अच्छा ये हुई ना बात। अब देखो लड़का अपना विदेश मंत्रालय में आ चुका है, हालांकि मेरा पासपोर्ट बना नहीं है, देखो हाँ हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, डन। तो अपन साथ चलेंगे, अब एक बार पूरा प्लानिंग करते हैं मिलके कि कैसे कैसे जाएंगे। आप लोगों से इतना कहेंगे कि देखो यार, ये जो मुस्कान आज इनके चेहरे पे आई है ना, ये एक दिन में नहीं आई है, इसको आने में भी वक्त लगा है, और इसके पीछे इन्होंने काफ़ी कड़ी मतलब मेहनत की है। तो आज जाकर ये एक अंदर से जो है ना खुशी आती है बाहर, और इसी दिन का इंतजार होता है सबको। बस आप लोग भी यार ऐसे मेहनत करो, जी जान लगा दो यार, जितने समय है ना मतलब फोड़ दो, और 2024 को तो मान के चलो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, बस इसी में करना है ठीक है। बाकी बढ़िया से तैयारी करो। वीडियो पसंद आई तो 15,000 टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ लाइक का, कि इतने लाइक तो हो जाने चाहिए विशाल की बातों पे। और बाकी जो है कोई भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करना, और वीडियो कैसे लगी वो भी बताना ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।